हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज का निर्माण। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गृह युद्ध के दौरान ये गृह युद्ध के बारे में बता रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एवरीवन। ठीक है, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह का काम कर सकती है और इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने लगा और 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब हो। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका और रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। यह विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित हो गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। और यहाँ पे नए शब्द उभर के आए एवरीवन। क्या इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वायत्तता, अपने शासन समय चलाने का अधिकार। घुमंतु, ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहरकर नहीं रहते बल्कि अपने जीविका की खोज एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो कार्यस्थितियां काम के हालात में। चलिए आगे पढ़ते हैं। और देखिए एवरीवन, कुछ ना अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया में 2 दृष्टिकोण का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये दृष्टिकोण क्या क्या है इसको हम पढ़ते हैं। और एवरीवन, ये सब पढ़ने का रीज़न ये है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी, बीपीएससी या फिर आप ऑल ओवर एग्जाम दे रहे हो, तो जिसमें लिखित होती है ना, जिसमें आंसर राइटिंग करते हैं, उसके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको जानकारी मिल सके। उस टाइम मतलब 2 दृष्टिकोण चलती थी। क्या दृष्टिकोण थी, क्या नहीं थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आप लिखते हो ना, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आखिर क्या हुआ। तो उसी के लिए है, आंसर राइटिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एवरीवन। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो है नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, बस आप सुनते जाइए। कोई भी काम कर रहे हो तो आप सुन सकते हो। अगर यहाँ पे आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, चाहे जो भी हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, ऑन करके बस सुनना है आपको कि इसमें एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। और इतना एनसीईआरटी में भारी भी नहीं है कि मतलब आप लोग को समझ ना आए कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रही है, ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें। बस आप लोग को सुनना है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और कैसे हुआ, है ना। तो एवरीवन, चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया में 2 दृष्टिकोण। ठीक है, 2 दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक के जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, तो उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था और उससे क्रांति के बारे में पता था, जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज यानी किर्गिस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई और इनकलाब जिंदाबाद से पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा।
अब है इसमें एम एन रॉय और मेमोयर्स का, ठीक है। इसमें बताया गया है जो किर्गिज लोग थे ना उसके बारे में बताया। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति, पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति को पहली क्रांति कहते हैं एवरीवन, ठीक है, पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आजाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति यानी अक्टूबर क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाह के छोटे से गुट के किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कजाक नेता 1919 अलेक्जेंडर बेनिगशन एवं चांताल केल्केजे लेमोवित्स नेसना सेज से मुसलमान्स दे रूसी में उद्यत। ओके एवरीवन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गए महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई और मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब है आपका स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी और उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने और उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। ये जो अनाज जब्त करके रखते थे ना बेवन की कीमत बढ़ेगी, ये अभी भी मतलब वर्तमान में भी अभी भी आपको दिखाई देती होगी। जब रेट बढ़ती है ना, रेट बढ़ती है तब देखिए निकाला जाता है, सब थोक करके रखा जाता है, तो उसी को कब्जा बोला जाएगा ना। उसके बाद 1928 में पार्टी के सदस्य और अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलक। ओके, याद रखिएगा। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसीलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं और 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती यानी कोलखोज, मतलब पहले कोलखोज बोलते थे, में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए और सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई और सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। और स्टालिन सरकार ने समिति द्वारा स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था जारी
रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। इसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगी ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों की यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध समाज में हिस्सा लिया और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कोई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। अब हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ये बोल्शेविक ने उपनिवेशों की जनता को भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधित्व ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कमिंटर्न यानी बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, ठीक है, उसको बोला था कमिंटर्न को, में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। वे विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था और उसके उद्योगों और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कोई तरह की आवश्यकता स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो रही थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। यहाँ पे देखिए, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया था और पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां के दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीय जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में भी लिखा। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती और हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920 से 21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताब लिखी और उनके अलावा S.D. विद्यालकर ने द रिबर्थ ऑफ एशिया तथा द सोवियत स्टेट और एशिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया था।